हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद इंक्लूडिंग ओल्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो वीडियो है मेनली आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए है, जो कि पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2 और 3 आपको हमारी प्लेलिस्ट पर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही इंक्लूड किया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, क्विनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह किससे प्राप्त होती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स, वह आवृतबीजी पादपों से प्राप्त होती है। यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी ऐड किए हैं, जैसे क्विनेन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है, जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है, और सिनकोना नामक पौधा ही एक आवृतबीजी पादप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान है जो प्रकृति पर नहीं पाया जाता, जो कि मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है ट्रिटिकल। ट्रिटिकल एक ऐसी धान है जो प्रकृति पर नहीं पाई जाती, मानव द्वारा बनाई गई है। वैज्ञानिकों ने इस संकर पौधे को प्रयोगशाला में गेहूं और राई के पौधों को परस्पर संकरण कराकर तैयार किया है, ट्रिटिकल धान को। तो यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सूक्ष्म में जीवाणुओं को निम्न में से किसके द्वारा देखा जा सकता है। मतलब जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो ऑप्शंस में से किसके द्वारा देखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, क्योंकि जो जीवाणु होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिनकी लंबाई लगभग 2 से 4 माइक्रोन तक की होती है। लेकिन कभी कभी कुछ जीवाणु 60 माइक्रोन तक के होते हैं। कुछ जीवाणुओं को कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि इस सूक्ष्मदर्शी से वस्तु को 1500 से 2000 तक गुना करके देखा जा सकता, बड़ा करके देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत निम्न में से कौन से जीव आते हैं। तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत हरित पादप आते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, प्राथमिक पोषक के उत्पादक कहलाते हैं। और मैं बता दूं, जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के लवक की सहायता से करते हैं, और क्लोरोफिल के कारण ये हरे रंग के होते हैं, यानी इनके हरे रंग का कारण क्लोरोफिल है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ साथ 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस किया। नेक्स्ट है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के लिए उपचार में प्रयुक्त किया जाता था, लेकिन जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह क्या है। यहाँ पर आप क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि जो सिनकोना की छाल से एक क्विनेन दवाई बनाई जाती थी जो मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त होती थी, लेकिन कृत्रिम औषधि ने इसको रिप्लेस किया है। उसका नाम है फ्रेंड्स क्लोरोफिल। ये आपने इसका नाम अभी करंट में बहुत सुना होगा। जो भी कोरोना पेशेंट हैं उन्हें यह मेडिसिन दी जा रही थी। तो क्विनेन नामक एल्केलाइड सिनकोना पौधे की छाल से तैयार की जाती है, जो कि मलेरिया उपचार में उपयोगी है, किंतु क्लोरोफिल नामक कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है। नेक्स्ट है, आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, निम्न में से वह समूह कौन सा है। तो आर्कीबैक्टीरिया का वह समूह है मेथेन। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो आर्कीबैक्टीरिया के लक्षण समान जीवाणुओं से थोड़ा भिन्न होते हैं। ये सूक्ष्म जीव आकेंद्रिक होते हैं, अर्थात इनके पास कोशिका केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है, अधिकांश कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है, यानी यहाँ पर एक शब्द लिखा है कीटो। यहाँ पर कीटों का श्वसन, जो अधिकांश कीट होते हैं उनका श्वसन वातक यंत्र द्वारा होता है। अधिकांश में आपने देखा होगा, जैसे मनुष्य में देखिए तो फेफड़ों के माध्यम से होता है, कुछ में क्लोम के द्वारा होता है, कुछ जीवों में त्वचा के द्वारा भी होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कीटों में श्वसन, तो कीटों में श्वसन वातक यंत्र के द्वारा होता है। यदि हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो सभी कीटों में श्वसन की क्रिया होती है, बिल्कुल। जो भी सजीव जीव हैं उनमें सभी में श्वसन की क्रिया होती है, लेकिन श्वसन अंग जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, जिसके दौरान वो ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं।
एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जिन जीवों में श्वसन की क्रिया होती है उसमें O2 को ग्रहण करना और CO2 को बाहर करना, ये क्रिया मेन होती है। नेक्स्ट है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। तो प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, इसका आंसर है सल्फेनिक अम्ल के कारण। प्याज काटने पर सिंथेज नामक एक एंजाइम निष्कासित होता है। सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फाइड को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, जिसकी वजह से आंसू आते हैं। नेक्स्ट है, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है, इसका निम्न में से क्या कारण है। यानी कि जब भी कोई झील या नदी जम जाती है बर्फ से, तो तब भी वहां पर जो मछलियां होती हैं वो जीवित रहती है। इसका मुख्य कारण है तलों के निकट पानी नहीं जमता। बिल्कुल, जो बर्फ जमती है हमेशा ऊपर जमती है, उनकी जो तली होती है वो नहीं जमती। इस वजह से जो मछलियां होती हैं वो जीवित रहती हैं, क्योंकि पानी में इनमें जो श्वसन क्रिया होती है वो पानी में घुली ऑक्सीजन के माध्यम से होती है, इसीलिए ये जीवित रहती हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, सर्दियों के मौसम में जब बाहरी तापमान जल का हिमांक बिंदु से कम हो जाता है तब झीलें व नदियां जम जाती हैं, परंतु इस दशा में झील व नदी की केवल ऊपरी परत ही जमती है, निचले जो क्षेत्र है, नीचे जो तली होती है वो नहीं जमती, जिसके कारण मछलियां जीवित रहती हैं। नेक्स्ट है, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछली मर जाती है, इसका क्या कारण है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि मैं बता दूं अब जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें क्वेश्चंस सीधे सीधे नहीं बनते, क्वेश्चंस ऐसे घुमा फिरा कर एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस किया जा रहा है, जिससे आपके एक भी क्वेश्चंस वहां पे गलत ना हो। जल से बाहर निकालने पर मछली मर जाती, इसका कारण है फ्रेंड्स वे श्वास नहीं ले पाती। बिल्कुल, क्योंकि जो मछलियां होती है फ्रेंड्स वो हमेशा जल में घुली O2 के ही द्वारा श्वसन कर पाती हैं, बाहर जो उनमें पाया जाता श्वसन तंत्र वो काम नहीं करता। जल से मछलियों को बाहर निकाल दी जाने पर वे मर जाती, क्योंकि वे श्वसन क्रिया नहीं कर पाती। मछलियों के श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं, जो पूर्णतः जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। इसीलिए जल से जब बाहर मछली निकलती है तो वो तड़प तड़प कर मर जाती है। नेक्स्ट है, सेब के फल में लाली का कारण है, इसका सही आंसर है फ्रेंड्स एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन वर्णक के कारण सेब का जो रंग होता है वो लाल होता है। यदि हम बात करें लाल रंगी रंग के वर्णक कैरोटीन की, तो कैरोटीन गाजर में पाया जाता है, टमाटर पर लाइकोपीन पाया जाता है, और जेंथोफिल पीले रंग के वर्णक जैसे जेंथोफिल हल्दी और चुकंदर पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, पपीते में पीले रंग का क्या कारण है। तो फ्रेंड्स, पीले में पपीते रंग का कारण है कैरिका जेंथिन। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, इसमें उपस्थित पपेन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट है, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स के माध्यम से ही औद्योगिक स्तर पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तरल रूप में प्राप्त किया जाता है। यदि हम बात करें क्रायोजेनिक्स की, तो यह एक वायु शोधन संयंत्र में हवा में पाई जाने वाली प्राकृतिक ऑक्सीजन के आंशिक आसवन द्वारा द्रवित ऑक्सीजन की प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट है, खामीर निम्न में से किसका उदाहरण है। तो खामीर यानी खमड़ निम्न में से उदाहरण है फ्रेंड्स कवक का। यदि हम बात करें कवक की तो खामीर एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। यह शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थों में बहुतायत में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के कवक हैं। नेक्स्ट है, ईस्ट और मशरूम निम्न में से क्या है। तो ईस्ट और मशरूम निम्न में से हैं फ्रेंड्स फफूंद यानी फंगी। यदि हम ईस्ट और मशरूम की बात करें तो यह पर्णहरिम रहित, संवहन ऊतक रहित, जो कि भोजन के लिए हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। यदि हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट एक्सोमाइसिटीज कुल का सदस्य है, और मशरूम की बात करें तो मशरूम वेसिडी ओमाइसिटी कुल का सदस्य है। नेक्स्ट है, जब एक चलती कार अचानक से बंद हो जाती है तो यात्री किसी वजह से आगे की ओर गिर जाता है या झुक जाता है, किस कारण से। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स गति के जड़त्व।
न्यूटन का पहला नियम यहाँ पर काम करता है। जब भी कोई व्यक्ति कार चला रहा होता है या बस पे बैठा होता है, तो जब भी कोई बस या कार रुकती है तो वो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है न्यूटन के प्रथम नियम से। न्यूटन का प्रथम नियम जो था वस्तु के जड़त्व गुण पर आधारित था, इसीलिए न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, एक शरीर की स्थिति के कारण उसके पास मौजूद ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, स्थितिज ऊर्जा। यदि हम इसकी बात करें स्थितिज ऊर्जा की, तो किसी निकाय में विद्युत आवेशों के विन्यास के कारण एक स्थितिज ऊर्जा होती है जिसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर जाना कि एक शरीर की स्थिति के कारण उसके पास जो ऊर्जा की उपस्थिति होती है वो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? तो निम्न में से जो उत्सर्जन होता है वो होता है श्वसन, यानी जिसके माध्यम से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो श्वसन के माध्यम से होता है। श्वसन यदि हम कहें रेस्पिरेशन, सांस लेने की एक प्रक्रिया है, इसके माध्यम से शरीर के अंगों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है, जैसे नाक, स्वरयंत्र, लैरिंक्स, श्वास नलिका, फुफ्फुस, लंग्स। इन सभी अंगों के माध्यम से क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे शरीर पर श्वसन क्रिया होती है श्वसन अंगों के माध्यम से होती है और ये भी श्वसन अंग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, यदि पेंडुलम का द्रव्यमान दुगना हो जाता है तो समय अवधि में क्या परिवर्तन होगा? तो फ्रेंड्स, यदि पेंडुलम का हमें हिंदी में से लोलक भी कहते हैं, तो यदि इसका द्रव्यमान हम बढ़ा दें तो समय अवधि पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो समान रहेगी। एक खूंटी से लटके ऐसे भार को लोलक या पेंडुलम कहते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक आगे पीछे झूल सकता है। झूला एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। यदि हम पेंडुलम का द्रव्यमान दुगना कर दें तो भी उसकी समय अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समय समान लगेगा। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो भारी जल का उपयोग हमेशा मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का एक ऑक्साइड है जिसमें 0.014% साधारण जल होता है। इसके एक अणु में ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के दो परमाणु से सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा होता है। यदि हम भारी जल के फॉर्मूले की बात करें तो इसका D2O होता है और यदि हम साधारण जल की बात करें तो H2O होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है? तो ध्वनि की जो गति सबसे तेज होती है फ्रेंड्स वो स्टील पे होती है। यदि हम ध्वनि के वेग की बात करें तो 343 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि नमकीन जल में ध्वनि का वेग 1500 मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि हम शुद्ध जल में बात करें तो 1435 मीटर प्रति सेकंड होता है और यदि हम इस्पात में बात करें ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा 5148 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर का जो उपयोग किया जाता है वो एंडोस्कोपी में किया जाता है। एंडोस्कोपी के माध्यम से हमारे शरीर में जो खोखले अंग होते हैं, शरीर के अंगों के अंदर के अंगों की जांच की जाती है। और यदि हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो यह एक संचार एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदु के रूप में भेजी जाती है। यदि हम एंडोस्कोप की बात करें तो यह एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से शरीर के खोखले अंग या द्रव छिद्रों के अंदर की जांच करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है, जब दूध को अच्छी तरह से मथ लिया जाता है तो उससे जो क्रीम निकलती है किस बल के कारण अलग हो जाती है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स अपकेंद्री बल। यानी जब भी आप किसी दूध को मथते हो तो उससे जो मक्खन निकलता है वो अपकेंद्री बल के कारण निकलता है। यदि हम अपकेंद्री बल की बात करें जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है, यह वो आभासी बल होता है जो अभिकेंद्रिक बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी अपकेंद्री और अभिकेंद्री दोनों विपरीत कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति जो बिना चश्मे के अखबार पढ़ने में असमर्थ है वह निम्न में से किस बीमारी से पीड़ित है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स दूरदृष्टि दोष। यदि कोई व्यक्ति बिना चश्मे के अखबार नहीं पढ़ पा रहा है तो वो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। इस प्रकार के व्यक्ति को अपने चश्मे पर उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए।
इस दृष्टि दोष में मनुष्य को क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट है, हीटर में लगा कॉइल किसका बना होता है? तो हीटर में जो कॉइल लगा होता है फ्रेंड्स, वो नाइक्रोम का लगा होता है। यदि हम नाइक्रोम की बात करें तो यह निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु के मिलकर बना होता है। यह अचुंबकीय गुणों वाला होता है। इसका प्रयोग प्रायः प्रतिरोधक बनाने में किया जाता है। यदि हम नाइक्रोम की बात करें तो यह 80% निकेल 20% क्रोमियम धातु से मिलकर एक तैयार की गई मिश्र धातु है जिसे तार बनाया जाता है, जिसे हम नाइक्रोम तार कहते हैं। नेक्स्ट है, एक चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? तो एक चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न किया जाता है वो उपरोक्त दोनों यानी गतिशील ऊर्जा, यहाँ पर आप ऊर्जा कर लेंगे, और केवल परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र के माध्यम से ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धाराओं और चुंबकीय सामग्री का एक चुंबकीय प्रभाव है। किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दोनों दिशाओं और परिमाण द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, इसीलिए यह एक सदिश क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र गतिमान विद्युत आवेश और मूल कणों के अंतर्गत चुंबकीय आघूर्ण द्वारा उत्पादित होता है। नेक्स्ट है, वे तरंगे जिनके प्रसार के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो कौन सी हैं? तो वो है फ्रेंड्स विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे विकिरण शून्य एवं अन्य माध्यमों में स्वयं ही प्रसारित होती हैं। इन्हें हम प्रकाश भी कहते हैं, किंतु वास्तव में प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक बहुत ही छोटा सा भाग है। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर में निम्न में से कौन सा ईंधन प्रयोग में लाया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में जो ईंधन प्रयोग में लाया जाता है वो है यूरेनियम। परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर वह युक्ति है जिसके अंदर नाभिकीय श्रृंखलाएं अभिक्रियाएं आरंभ की जाती है तथा उन्हें नियंत्रित करते हुए जारी रखा जाता है। तो यानी कि परमाणु रिएक्टर पर यूरेनियम की भारी मात्रा में बरसात करके बहुत ही अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट है, MLT1 -1 T-2 किसका आयामी सूत्र है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऊर्जा। यदि हम ऊर्जा की बात करें तो किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊंचाई से गिरते हुए जल में ऊर्जा होती है क्योंकि उसमें यदि हम एक पहिया घुमाते हुए लगा दिए जाए तो उससे बिजली उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट है, श्रृंखला में संयुक्त होने पर 3 समान प्रतिरोध 90 ओम के बराबर है। तो समांतर में संयुक्त होने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? देखिए, श्रृंखला में जब संयुक्त होने पर 3 समान प्रतिरोध 90 ओम के बराबर है तो समांतर में प्रयुक्त होने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो 10 ओम होगा। देखिए, यहाँ पर हम बात करें जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक प्रकार से संयोजित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का जो मान है वो समान हो, प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो निम्न में से भविष्य की धातु कहते हैं टाइटेनियम को। टाइटेनियम अंतरिक्ष यौगिक धातु के तौर पर ज्ञात टाइटेनियम स्टील से कई गुना हल्की व कई गुना मजबूत मिश्रित धातु है। ये काफ़ी गर्मी सहन कर सकती है और इसमें कभी जंग नहीं लगता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम आतिशबाजी, यूरेनियम परमाणु बम, सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब, जिंक गैल्वेनीकरण। तो फ्रेंड्स इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब। यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है टंगस्टन का बना होता है। चांदी की बात करें तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम है। इसमें मुख्यतः लेड धातु होती है। यह भारत में श्रृंगार के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म धुलाई के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म धुलाई के लिए निम्न में से जो प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स उपरोक्त सभी यानी कि पेट्रोल, बेंजीन, अल्कोहल तीनों का प्रयोग किया जाता है। यदि हम यहाँ पर बात करें तो बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणु सूत्र
C6H6 होता है और सूक्ष्म धुलाई में बेंजीन, पेट्रोल और अल्कोहल तीनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, लाल स्याही निम्न में से किसके बनाई जाती है? तो लाल स्याही बनाई जाती है फ्रेंड्स इयोसिन से। इयोसिन की बात करें तो लिखने के लिए प्रयोग की जाने वाली लाल स्याही अधिकांशतः लाल रंजक रेड डाई इयोसिन का एक तनु विलयन है। ब्रोमीन तत्व को फ्लोरोसेंट यौगिक में मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर चारों ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है यानी कि जो गलत आंसर है फ्रेंड्स वो है सी, उपरोक्त सभी, यानी कि ऊपर के दो ऑप्शन जो है वो गलत है, वो सुमेलित नहीं है, तो उन्हें हम यहाँ पर सही कर लेते हैं। जो माचिस की ज्वलनशीलता के लिए फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, यानी कि माचिस की ज्वलनशीलता के लिए रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है, पोटेशियम क्लोरेट का नहीं। वहीं संचारक सेल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज नहीं किया जाता, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, माचिस बनाने में निम्न वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो माचिस बनाने में हमेशा फास्फोरस का यूज करते हैं। आमतौर पर माचिस की जो तीली होती है आसानी से पकड़ने वाली लकड़ी की बनी होती है। इसके सिरे पर फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप किया जाता है। माचिस की तीलियों के फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप के लिए हमेशा जेलेटिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्न तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरों में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त होता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स श्वेत फास्फोरस। जब श्वेत फास्फोरस को वायु और अंधेरों में रखते हैं तो ये स्वतः दीप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अंधेरे में स्वतः फास्फोरस को वायु में रखने पर उसमें से पीला हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है और सफ़ेद धूम्र बनते हैं जिसकी गंध हमेशा लहसुन की जैसे होती है। वायु से बचाने के लिए इसको हमेशा फास्फोरस को जल में, यहाँ पे आप जल कर लें, जल में रखा जाता है क्योंकि साधारण ताप पर वायु में स्वयं जलने लगता है। नेक्स्ट है, भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत में जल विलवणी संयंत्र जो है वो लक्षद्वीप पर है। यदि भारत का पहला संयंत्र जल विलवणीकरण की बात करें तो यह सन 2005 में स्थापित किया गया था और भारत में सबसे पहले लक्षद्वीप के कारावती में स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र कहाँ पर था? लक्षद्वीप पे था। कब स्थापित किया गया था? सन 2005 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है जिप्सम, यानी जिप्सम का उपयोग क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिप्सम की बात करें तो यह एक अच्छा भू सुधारक है। यह क्षारीय भूमि को सुधारने का भी कार्य करता है। जिप्सम अम्लीय मृदा में एल्यूमिनियम के हानिकारक प्रभाव को कम कर देता है और जिप्सम का उपयोग हमेशा फसलों में अधिक उपज तथा उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटन के रूप में किया जाता है? तो सूक्ष्म सेल में जो हम विद्युत अपघटन के लिए प्रयोग करते हैं वो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का करते हैं। सूक्ष्म सेल में जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर, कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। इसमें कार्बन की एक छड़ एनोड का कार्य करती है जबकि स्वयं जस्ते का कार्बन कैथोड का कार्य करता है। तो यहाँ पर आप देख लिए जो सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग किया जाता है वो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का किया जाता है। नेक्स्ट है, एक सूक्ष्म सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो एक सूक्ष्म सेल में जो ऊर्जा पाई जाती है वो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का एक अच्छा उदाहरण प्राथमिक सेल या बैटरी है। नेक्स्ट है पॉइंट है, सूक्ष्म सेल में भी इसी सिद्धांत पर बना होता है, यानी सूक्ष्म सेल भी इसी सिद्धांत पर बना होता है। नेक्स्ट है, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन निम्न में से क्या होता है? तो एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक अम्ल। यदि हम बात करें कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्या कारण है कि मेघाच्छादन रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है विकिरण के कारण रात अधिक ठंडी होती है।
नेक्स्ट है नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रेस को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है डीनाइट्रीफाइटिंग, जिसके कारण ये बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रेस को मुक्त नाइट्रोजन में बदल देता है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है फ्रेंड्स काई। काई के द्वारा ही क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण एक जैविक सूचक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो इनमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह बहुत बड़ा प्रदूषक होता है। वायु प्रदूषण में सबसे मेन कारण प्रदूषण का कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेकिन यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई या माचिस बनाने के लिए किया जाता है? तो निम्न में से जो किया जाता है यूज वो लाल फास्फोरस का किया जाता है। और फ्रेंड दिया सलाई बनाने में हमेशा रेड फास्फोरस और फास्फोरस टाइल सल्फाइड का उपयोग करते हैं। रगड़ने वाली सतह अर्थात डिब्बी पर लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड, कांच का चूर्ण और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका मात्रक न्यूटन है? तो न्यूटन मात्रक होता है फ्रेंड्स ए यानी बल। बल जो होता है, बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। यदि हम उसके बीमी सूत्र की बात करें तो उसका बीमी सूत्र होता है MLT-2, जो कि एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें टाइम यानी समय है। जो कि बल की यदि हम बात करें तो जिससे किसी पिंड का वेग बदल दिया जाता है वो बल कहलाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है कणों के नाम बताइए जो पदार्थ को बनाते हैं, यानी कि जिनके माध्यम से पदार्थ बनता है उसे हम परमाणु कहते हैं। डी इसका सही आंसर है। एक परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की एक छोटी सी इकाई है। ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा तटस्थ या आयनन परमाणुओं से बना होता है। परमाणु आपस में मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं। दोस्तों आज के थे हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। लेकिन लास्ट में आज से हम आज का सवाल टुडेज क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। हीरे की चमक का क्या कारण है? प्रकाश का बाहरी अपवर्तन, परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, बहुलित आंतरिक परिवर्तन या बहुलित बाहरी परिवर्तन। तो हीरे की चमक का क्या कारण है? 4 ऑप्शन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप सभी लोग सही आंसर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं पता है तो अगले वीडियो में इसका सही आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF आप सभी को हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी, तो आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।